अस्सलाम वालेकुम। आज हम CS 304 का जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है मिड टर्म एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन का, उसका पार्ट 2 स्टार्ट करने लगे हैं। सबसे पहले हमारे पास MCQ है। अ मेंबर फंक्शन हैविंग द सेम नेम एज दैट ऑफ अ क्लास एंड अ टिल्डा साइन विद इट इज़ कॉल्ड। अब क्या है कि क्लास के का क्या नेम जो है वही सेम नेम है किसका, मेंबर फंक्शन का, और साथ उन्होंने एक और फीचर बता दिया कि टिल्डा साइन से जो है वो प्रीसीड हो रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, कंस्ट्रक्टर, गेटर, सेटर या डिस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे टिल्डा साइन जब भी जो है क्लास के नेम के साथ अगर यूज़ हो रहा है और हम उसको मेंबर फंक्शन की तरह कॉल कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में, तो वो डिस्ट्रक्टर होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे स्टेटमेंट होती अ मेंबर फंक्शन हैविंग द सेम नेम एज दैट ऑफ क्लास इज़ कॉल्ड, तो वो होता सिंपल कंस्ट्रक्टर, लेकिन जब टिल्डा साइन साथ लग जाए तो वो डिस्ट्रक्टर होता है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो डी है, दैट इज़ डिस्ट्रक्टर। अच्छा, अब नेक्स्ट है यूजिंग इनकैप्सुलेशन वी कैन अचीव। अब इनकैप्सुलेशन बेसिकली क्या है कि जो एक्स्ट्रा डिटेल्स हैं उनको हाइड कर दें यूज़र से और सिर्फ वही इंटरफेस में हम शो करवाएं जो उस प्रोग्राम से रेलिवेंट है। ठीक है, तो इनकैप्सुलेशन के ज़रिए जो हम क्या अचीव करते हैं, इंफॉर्मेशन हाइडिंग, लीस्ट इंटरडिपेंडेंसीज अमंग द मॉड्यूल्स, या इम्प्लीमेंटेशन इंडिपेंडेंस, या ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो इन्फॉर्मेशन हाइडिंग है कि इनकैप्सुलेशन के थ्रू जो है हम इंफॉर्मेशन हाइडिंग अचीव करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट है इनहेरिटेंस इज़ अ वे टू मेक जनरल क्लासेस इनटू मोर स्पेसिफिक क्लासेस, पास आर्ग्यूमेंट्स टू द ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्लासेस, इम्प्रूव डेटा हाइडिंग एंड इनकैप्सुलेशन, या प्रोवाइड क्लास ग्रोथ थ्रू नेचुरल सिलेक्शन। तो यहाँ पे जो बेटर ऑप्शन है इनहेरिटेंस इज़ अ वे टू, ये ए है, दैट इज़ मेक जनरल क्लासेस इनटू मोर स्पेसिफिक क्लासेस। इसमें क्या होता है कि हम ने अगर कोई न्यू क्लास भी पहले क्रिएट करनी है तो हम पहले देख लेते हैं कि जो हमारे पास पहले से मौजूद क्लासेस हैं उनमें से कोई ऐसी क्लास तो नहीं है जो हम एज अ जनरल क्लास यूज़ कर सकते हैं। बाद में वो पेरेंट क्लास बन जाती है और बाकी जिनको हम इनहेरिट करते हैं वो डिराइव्ड या चाइल्ड क्लासेस बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो ए है, दैट इज़ मेक जनरल क्लासेस इनटू मोर स्पेसिफिक। नेक्स्ट है स्टैटिक वेरिएबल्स कैन बी इनिशियलाइज्ड मोर देन वंस। ये यहाँ पे फॉल्स है, क्यों? क्योंकि जो स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं ना उनको हम एक ही बार अपने प्रोग्राम में पूरे इनिशियलाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, स्टैटिक वेरिएबल्स की असाइनमेंट एक से ज़्यादा बार की जा सकती है, लेकिन जब उन आपसे इनिशियलाइजेशन का पूछा जाएगा तो जो स्टैटिक वेरिएबल होते हैं वो सिर्फ एक ही बार इनिशियलाइज़ किए जाते हैं पूरे हमारे प्रोग्राम में। तो ये गिवन ऑप्शन जो है वो फॉल्स है। अच्छा, अब नेक्स्ट है फॉर क्लासेस विद कॉमन बिहेवियर यू कैन सेव एफर्ट बाय प्लेसिंग द कॉमन बिहेवियर इन अ। अभी जो हमने डिस्कस किया कि अगर कोई क्लासेस के में कोई डेटा मेंबर्स या उसके कोई ऑपरेशंस जो हैं मेंबर फंक्शंस कुछ कॉमन हैं, तो हम क्या करते हैं कि उन सबको जो है कॉमन बिहेवियर्स को हम वहाँ से एलिमिनेट करके एक जनरल सी क्लास बना लेते हैं जिसको हम बेस क्लास या पेरेंट क्लास कहते हैं। ठीक है, तो ऐसी क्लास जिसमें सारे कॉमन बिहेवियर्स मौजूद हों बाकी क्लासेस के, उसको हम कहते हैं बेस क्लास। ठीक है, अच्छा जी, अब नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एडवांटेज ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है इट मेक्स इट ईजी टू रीयूज़ द कोड। तो इनहेरिटेंस के ज़रिए जो है हम हमारा कोड जो है वो रीयूज़ ज़्यादा इजीली किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इट प्रोवाइड्स एन एबिलिटी टू क्रिएट वन यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप बाय एक्सटेंडिंग द अदर। तो ये जो जनरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट हमने देखा था वो भी इसका एडवांटेज है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। Next, it provides the facility of defining abstract data types through which real world entities can be defined better। तो ये हमने फर्स्ट चैप्टर में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के देखा था कि बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो रियल वर्ल्ड से रिलेटेड जो है वो हमें मॉडल्स बनाने में हेल्प आउट करती है। ठीक है, तो ये जो तीनों ऑप्शन हैं वो इसके एडवांटेज हैं, और जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास आ गया ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस। ठीक है, अच्छा जी, अब नेक्स्ट है द ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर कैन बी ओवरलोडेड। तो ये बताना है कि ट्रू है या फॉल्स। तो इस तरह के जो कंपैरिजन या रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं इनको इजीली ओवरलोड जो है वो किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो है वो ट्रू है ऑप्शन इसकी। ठीक है, अच्छा जी, अब नेक्स्ट है स्टैटिक मेंबर फंक्शन कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड। अब जो स्टैटिक जिस तरह से डेटा मेंबर्स होते हैं उनको एक्सेस करने के लिए हमें स्टैटिक मेंबर फंक्शंस चाहिए होते हैं। ठीक है, अब जो स्टैटिक मेंबर फंक्शंस हैं वो क्या नहीं डिक्लेयर किए जा सकते, उनको स्टैटिक नहीं डिक्लेयर किया जा सकता, इम्प्लिसिट नहीं डिक्लेयर किया जा सकता, एक्सप्लिसिट या वर्चुअल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी है, दैट इज़ वर्चुअल। जो स्टैटिक मेंबर फंक्शंस होते हैं उनको हम एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में या वर्चुअल फॉर्म में जो है वो डिक्लेयर नहीं कर सकते। स्टैटिक, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट जो है वो यहाँ पे वैलिड है। वर्चुअल आपने जो है वो बताना है कि वर्चुअली जो है वो हम स्टैटिक मेंबर फंक्शंस को डिक्लेयर नहीं कर सकते। अच्छा, अब नेक्स्ट है स्टैटिक वेरिएबल्स एक्ट लाइक अ ग्लोबल वेरिएबल इन द कॉन्टेक्स्ट और स्कोप ऑफ द क्लास। अब ये ट्रू है या फॉल्स?
तो अगर हम इसको हैंडआउट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो जो स्टैटिक वेरिएबल्स हैं उनको हम एज अ ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ग्लोबल वेरिएबल किसी एक चीज़ के लिए, किसी एक मेंबर फंक्शन, किसी एक डेटा पार्ट के लिए जो है वो लोकल नहीं होते, इसी तरह से जो स्टैटिक वेरिएबल्स हैं वो सारे ऑब्जेक्ट्स जो है कॉमन जो है वो उनके दरमियान में शेयर हो रहे होते हैं स्टैटिक वेरिएबल्स। ठीक है, तो हम स्टैटिक वेरिएबल्स को ग्लोबल वेरिएबल की तरह ट्रीट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ना ये किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से बिलोंग करते, ओवरऑल क्लास से बिलोंग करते हैं। इसी तरह स्टैटिक वेरिएबल्स भी किसी सिंगल ऑब्जेक्ट से बिलोंग नहीं कर रहे होते, ये कॉमन होते हैं फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ सर्टेन क्लास। तो नेक्स्ट है हमारे पास द कंपाइलर वांट ऑब्जेक्ट इफ़ यू ओवरलोड द स्टैटिक मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर टू परफॉर्म द डिवीजन। अब यहाँ पे बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स, कि हम मल्टीप्लिकेशन का ये जो स्टैटिक साइन है, इससे अगर हम मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेटर से डिवीजन परफॉर्म करें ओवरलोडिंग ऑफ ऑपरेटर्स के ज़रिए, तो कंपाइलर एरर देगा या नहीं। तो यहाँ पे ट्रू के ये एरर नहीं देगा। क्यों? क्योंकि कंपाइलर ने क्या करना है कि उसने सिर्फ ओवरलोडेड जो ऑपरेटर है उसका सिंटैक्स देखना है और उसने रिक्वायर्ड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अब हम क्या कर सकते हैं कि हम प्लस ऑपरेटर यूज़ करके हम सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, माइनस यूज़ करके एडिशन परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन को यूज़ किया हुआ डिवीजन के लिए। ये बेटर ऑप्शन नहीं है, बेटर प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन कंपाइलर इसका एरर नहीं देगा, वो सिंपली जो है वो डिवीजन परफॉर्म कर देगा स्टैटिक साइन से भी। लेकिन ये प्रैक्टिस ये आमतौर पे की जानी चाहिए कि अगर हमने एडिशन परफॉर्म करवानी है तो हम प्लस साइन यूज़ करें और रेलिवेंट इस तरह से। लेकिन ये जो है ये कंपाइलर की तरफ से एरर नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पे ये ट्रू ऑप्शन है। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट है वी कैन यूज़ दिस पॉइंटर इन द कंस्ट्रक्टर, इन द बॉडी एंड इवन इन द इनिशियलाइजेशन लिस्ट ऑफ एनी क्लास इफ़ वी आर केयरफुल। तो ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि दिस पॉइंटर जो है वो इन सब में जो है वो हम कॉल नहीं कर सकते, यहाँ पे इसको नहीं डिक्लेयर किया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट है सी प्लस प्लस क्लास इज़ सिमिलर टू। अब सी प्लस प्लस में जो क्लास है वो किसके सिमिलर है? हेडर फाइल्स, स्ट्रक्चर, लाइब्रेरी फाइल और नन ऑफ द गिवन। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो स्ट्रक्चर है। बेसिकली चाहे वो क्लास है सी प्लस प्लस में हमारे पास या स्ट्रक्चर, ये दोनों जो है वो यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स को डील करने के लिए जो है वो क्रिएट की जाती हैं। ठीक है, इन दोनों में बेसिक जो है वो डिफरेंसेस हैं कुछ, लेकिन ओवरऑल जो है ये दोनों यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स को डिक्लेयर और इनिशियलाइज करने के लिए सी प्लस प्लस में यूज़ की जाती हैं। क्लास में जो है वो सारा कुछ बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होता है, और अगर हमने पब्लिकली एक्सेस करवाना है तो हमें उसे पब्लिक कीवर्ड के ज़रिए जो है वो डिक्लेयर करना पड़ता है। ठीक है, और स्ट्रक्चर में बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो पब्लिक होता है। तो ये इसमें एक जनरल सा डिफरेंस है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है विच ऑपरेटर कैन नॉट बी ओवरलोडेड। अब इसमें से कौन सा ऑपरेटर जो है वो ओवरलोड नहीं किया जा सकता? ये रिलेशनल ऑपरेटर, ग्रेटर दैन इक्वल टू, इसको कर सकते हैं ओवरलोड। असाइनमेंट ऑपरेटर, इसको भी कर सकते हैं। स्क्रिप्ट ऑपरेटर, ये जो सबस्क्रिप्ट और इसी तरह पेरेंथेसिस, उनको भी ओवरलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो लास्ट ऑप्शन है दैट इज़ कंडीशनल ऑपरेटर, और इसको टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं, जो 3 जो है वो ऑपरेंड्स लेता है अपने इवेलुएशन के लिए। तो इसको जो है ओवरलोड नहीं किया जा सकता। ठीक है, और यहाँ पे आपने एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी याद रखना है कि सी प्लस प्लस में एक ही टर्नरी ऑपरेटर है जिसको हम कंडीशनल ऑपरेटर कहते हैं। क्वेश्चन मार्क को फिर आगे कॉलन लगा हुआ है। ठीक है, ये कंडीशनल ऑपरेटर या टर्नरी ऑपरेटर जो है सी प्लस प्लस में एक ही है और इसको ओवरलोड नहीं किया जा सकता। अच्छा जी, एन ओवरलोडेड ऑपरेटर ऑलवेज रिक्वायर्स वन लेस आर्ग्यूमेंट देन इट्स नंबर ऑफ ऑपरेंड्स। तो यहाँ पे जो इसकी राइट ऑप्शन है वो ट्रू है। कैसे? कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास यूनरी ऑपरेटर है कोई जो एक ऑपरेंड लेता है, ठीक है, अगर हमने उसको ओवरलोड करना है तो आपको उसके लिए कितने आर्ग्यूमेंट्स चाहिए होंगे? अब यूनरी जो है उसके नंबर ऑफ़ ऑपरेंड्स कितने हैं? 1। ठीक है, तो उसको आर्ग्यूमेंट कितना चाहिए होगा? 1 लेस, मतलब 1 माइनस 1 0। इसी तरह जो बाइनरी ऑपरेटर है, जब उसको ओवरलोड करेंगे तो उसको कितने ऑपरेंड्स चाहिए अपने एवेलुएट होने के लिए? 2 ऑपरेंड्स चाहिए। तो इसी तरह वो आर्ग्यूमेंट कितना लेगा? 2 माइनस 1, उसके लिए 1 आर्ग्यूमेंट चाहिए। तो जो ऑपरेटर जितनी उसकी लाइक एरिटी होती है, उसको जितने ऑपरेंड्स चाहिए होते हैं अपने ऑपरेट होने के लिए, उसमें से अगर हम एक कम कर लें तो उसको उतने आर्ग्यूमेंट्स चाहिए ऑपरेटर ओवरलोड होने के लिए। ठीक है, इसके अलावा लास्ट एमसीक्यू है जनरलाइजेशन स्पेशलाइजेशन रिलेशन बिटवीन द क्लासेस इज़ इम्प्लीमेंटेड यूजिंग। ये रिपीट हुआ हुआ है, जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन, सब टाइपिंग, एक्सटेंशन, ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम अपनी क्लास में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट से जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट पार्ट 2 ऑफ CS 304 ऑब्जेक्टिव। इसमें अगर कोई क्यूरी या कन्फ्यूजन रह गई हो तो यू कैन ऑलवेज ड्रॉप अ कमेंट एंड आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू।